तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक महागठबंधन सीरीज के अंदर। मेरा नाम है विकास वथाण और मेरे साथ है चंद्राज सर। आज के टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ से एक क्वेश्चन की गारंटी हर साल होती है। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इस साल। तो आज का महागठबंधन केमिस्ट्री और बायो का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कवर होंगे। केमिस्ट्री में मान के चलिए आपके नेट में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और बायो में भी जैसा सर आपको बता रहे हैं 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का कवरेज मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ कॉपी और पेन लेके सारे क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 500 लाइक। सर आप क्या बोलेंगे? कम से कम 1000 लाइक। चलिए देखते हैं। तो आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ, बिल्कुल एनर्जी के साथ एकदम तैयार हो जाइए आप। लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 and m इक्वल टू +-1। अगर n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू +-1 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जो है वो बहुत बार देखने को मिलेगा, इसलिए एकदम ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बता दूं कि m का वैल्यू और n का वैल्यू क्या है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और अगर n का वैल्यू 4 दिया हो बेटा तो l का वैल्यू डिपेंड करता है n के ऊपर, और l का वैल्यू वेरी करता है 0 से लेकर 0 टू n-1। इसका मतलब 0 से n-1 का मतलब क्या है बच्चों? देखो यहाँ 0 से लेकर n हो गया आपका कितना? 4 -1 3, मतलब l का वैल्यू 0 होगा, l का वैल्यू 1 भी होगा 0 से 3 तक, l का वैल्यू 2 भी होगा और l का वैल्यू 3 भी होगा। अगर l का वैल्यू 0 हुआ बेटा तो m का वैल्यू डिपेंड करता है l के ऊपर, और m का वैल्यू होता है -l से वेरी करता है +l तक, मतलब -0 से +0, तब तो 0 ही होगा भाई। यहाँ पे देखो m का वैल्यू -1 से +1, मतलब -1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये +1। यहाँ पे m का वैल्यू -2 से +2, मतलब -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे m का वैल्यू -3 से जाएगा कहाँ तक? +3 तक, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ध्यान रखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन एकदम गारंटेड ऐसे आने की संभावना रहेगी, तो इसलिए एकदम ध्यान दो। अब आपको बोल रहा है कंडीशन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे जब m का वैल्यू +1 और -1 होगा। तो बेटा सबसे पहले +1 देखो, m का वैल्यू +1 वैल्यू कहाँ कहाँ आ रहा है? एक ऑर्बिटल यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है +1, एक यहाँ, मतलब 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल में +1 आ रहे हैं। -1 भी देख लो भैया, -1 आ रहा है आपका 1 2 और 1 3 ऑर्बिटल में, 1 2 और 1 3 में -1 आ रहा है, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल है जिसमें +1 -1 होगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 में कितने होंगे? 12 होंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब m+1 होगा या m-1 होगा, तो m+1 और m-1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12, मतलब आंसर होगा इसका 4। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बायो का। तो आइए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है ये बेस्ड है ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन अ प्लांट। तो कंडीशन क्या है समझते हैं। द डिले ऑफ फ्लावरिंग, एक एबनॉर्मल कंडीशन है। डिले ऑफ फ्लावरिंग मीन्स एक प्लांट जिसमें फ्लावर्स का डेवलपमेंट काफ़ी डिले हुआ है, विल रिजल्ट ड्यू टू द कंबाइंड डेफिशिएंसी ऑफ। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से फ्लावरिंग डिले होती है प्लांट में। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे ही है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे इसको। और इसमें 3 ऑप्शंस बनते हैं। एक एलिमेंट होता है यहाँ पे नाइट्रोजन, दूसरा होता है सल्फर, और तीसरा होता है मॉलिबेडनम। ये तीनों एलिमेंट्स अगर प्लांट में डेफिशिएंट होते हैं तो उनमें फ्लावरिंग डिले हो जाती है। तो आप इसके हिसाब से देखते हैं ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिबेडनम। तो अगर आप क्वेश्चन समझ में आया है तो अब हम यहाँ से चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा बच्चों कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन द ऑर्बिट दैट हैज इट्स रेडियस, और लिख रहा है कि 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
बोल रहा है अगर रेडियस 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा तो इसका एनर्जी बताओ। बेटा अगर एनर्जी निकालना आपको इसके लिए तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 और इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है बच्चों। मतलब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये समझ लो, अगर आपको एन मिल जाए तो सारी कहानी मिल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू तो 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होगा। सो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर है, तो आप सोचोगे सर अगर एन मिल जाएगा तो एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेशन इजीली होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें फाइंड करेगा वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। ध्यान देना जरा, हाँ बिल्कुल जोश खरोश के साथ सुनिएगा। बोल रहा हूँ पहले एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क है सर एन कैसे कैलकुलेट होगा? अरे बेटा रेडियस हिंट किया हुआ है कि इसका रेडियस इतना टाइम्स है, तो आप देखो ना यार रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 और इंटू एन स्क्वायर और अपॉन होता है जेड, ये होता है कंडीशन। तो जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया बेटा, और ये बोल रहा है 16 टाइम्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब 0.529 और इनटू फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपॉन जेड एटॉमिक नंबर 1, तो बेटा ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। सो एन स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला, और अगर एन मिल गया बेटा तो यहाँ से ये एन का वैल्यू √16 मतलब 4 मिलेगा। अब इसको ला के यहाँ रख दो वैल्यू को, अगर यहाँ पे 4 रखोगे बेटा तो -13.6 और ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। अब देखो नीचे वाला ज्यादा दिख रहा है तो ये निश्चित तौर पे वैल्यू 1 से कम आएगा। अब सारा वैल्यू यहाँ पे देख लो बेटा, सारा 1 पॉइंट समथिंग 2.3 पॉइंट एक ही वैल्यू है जो इससे कम दिख रहा है, मतलब आंसर यही होगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करें और नहीं करें तो भी आंसर यही आपको दिखाई देगा डायरेक्ट, अभी आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं। सो आपका आंसर होगा क्या फर्स्ट। मुझे बताओ भैया क्या क्लियर हो गया पूरा? अगर क्लियर हो गया तो अब तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करो फटाफट और शेयर करके दोस्तों तक हमें पहुंचाओ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सकें। तो चलिए आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायो की तरफ। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। बच्चों देखिए क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच ट्रैप द सनलाइट। ये लीव्स में पाया जाता है और ये सनलाइट को ट्रैप करता है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। अब कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करते हैं? अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 2 मेन एलिमेंट्स हैं जो उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एक तो उसमें होता है आयरन, दूसरा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो यही 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली क्लोरोफिल के सिंथेसिस में काम आते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 दैट इज Fe, iron and magnesium are required for the synthesis of chlorophyll। तो अब हम इसके बाद चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा फर्स्ट बोर ऑर्बिट लिख रहा है मतलब n का वैल्यू 1 दे दिया, दूसरा हाइड्रोजन एटम दे रहा है मतलब एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू 1 दिया। आपको बोल रहा है कि वेवलेंथ क्या होना चाहिए। अब बात है कि सर बोर्स ऑर्बिट को वेवलेंथ से कैसे रिलेट करेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट याद होगा तो डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको देख सकते हो। मान लो बेटा ये है बोर्स का ऑर्बिट, ये आपका बोर्स का ऑर्बिट है। तो आपको डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट में घूमते हैं तो वेव की तरह घूमते हैं। ये है वेव की तरह कंडीशन, ये वेव की तरह है। अब आपको बोल रहा है कि वेवलेंथ बताओ क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट में। तो बेटा अगर वेवलेंथ, वैसे तो इसमें वेवलेंथ का रिलेशन देखोगे तो कहाँ से निकलेगा, जरा समझो ध्यान से कैसे निकल सकता है बच्चों। ये देखो ये आपको दिख रहा है क्या, ट्रफ और क्रस्ट दिख रहा है ना। तो 2 क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 लैम्डा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा हो गया। मतलब मिला जुला के बेटा जब एक ऑर्बिट आप देखोगे तो 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 4 5 ऐसे n टाइम्स ऑफ लैम्डा होगा। तो ये पूरा जो एक ऑर्बिट में देख रहे हैं वो n टाइम्स लैम्डा है, और n टाइम्स लैम्डा पे एक ऑर्बिट कंप्लीट अगर कर रहे हैं तो ये सरकमफेरेंस ही तो है। और सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना आया, लैम्डा 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 n टाइम्स लैम्डा। हमें नहीं पता अभी कितने वेव बने होंगे। सो n लैम्डा इक्वल टू सरकमफेरेंस, क्या लिख रहा हूं कंडीशन, सरकमफेरेंस। देखना बेटा अच्छा क्वेश्चन है। और सरकमफेरेंस निकालेंगे बेटा, सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये 2πr हो जाएगा। अब यहां तक आने के बाद आपका क्वेश्चन आधा तैयार हो जाएगा। कैसे, जरा देखो भाई जरा ध्यान से। ये लिख रहा हूं लैम्डा आपको पूछ रहा है, n नहीं पता, n दिया हुआ फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 इंटू लैम्डा कर देंगे बेटा, और ये 2π। बात है सर r कहाँ है बेटा, अब तो हमें पता है कि बोर्स का रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 और इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। तो फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर भी यही कंडीशन होगा। और पाई का वैल्यू आपको पता है
ये 22/7 कर देंगे और 0.529 कर देंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगा 3.32 एंगस्ट्रॉम। सो आंसर इसका होगा सेकेंड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने की अच्छी खासी संभावना आपके पास रहेगी। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, हमको एक कन्वर्जन प्रोसेस दिया है और पूछा गया है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे। तो देखेंगे अगर हम इसमें, तो NH4 बेसिकली अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है NO3 नेगेटिव, ये बन रहा है आपका नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्रेट का यहाँ पे पूरा कन्वर्जन देखा गया है। सबसे पहले अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें जनरली आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे अमोनिया से नाइट्राइट के कन्वर्जन में एजिटोबैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, और वहीं नाइट्राइट से नाइट्रेट के कन्वर्जन में भी आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो ये कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका आप देखें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सेकंड, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों। एन ऑर्बिटल इज फाउंड टू कंटेन्स टोटल नोड 3 एंड रेडियल नोड 1। लिख रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिट इज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा बच्चों, तो निकालने का तरीका होता है क्या कंडीशन, अंडर रूट L इंटू L+2। यहाँ देखना ध्यान से कंडीशन, और ये H/2π। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आएगा, इसलिए देखो L+1 अंडर रूट L इंटू L+1 इंटू H/2π। बात है सर L तो हमें यहाँ पता ही नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा L का कंडीशन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझा दूंगा आपको। ये नोड क्या है बच्चों, लिखा हुआ है कि रेडियल नोड है, ऐसा कंडीशन लिख रहा है रेडियल नोड, यहाँ लिख रहा है टोटल नोड। एग्जैक्टली नोड किसको बोलते हैं पहले इसको समझ लो। ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे मान लो, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो यहाँ से न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना जीरो होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना जो है, बोल रहा हूँ जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो ऐसा स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने का चांस जीरो होगा वो कहलाता है नोड। अब नोड दो तरह का है बच्चों, एक रेडियल और एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड जो है, बोल रहा हूँ कंडीशन देखो, रेडियल नोड निकालने का तरीका होता है n-l-1, ठीक है, जबकि एंगुलर नोड जो होता है बच्चों, एंगुलर नोड ये इक्वल टू होता है l के, ठीक है। तो अगर टोटल नोड आप करेंगे तो टोटल नोड कैसे निकलेगा सर, टोटल नोड के लिए दोनों को ऐड करेंगे, रेडियल प्लस एंगुलर बेटा, दोनों को ऐड करोगे तो ये n-l-1 और प्लस l, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, मतलब n-1 हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन पे, आपको रेडियल नोड 1 दिया हुआ है और टोटल नोड 3 दिया हुआ है। टोटल नोड 3 मतलब क्या दिया हुआ है बेटा, n-1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, समझ रहे हो। टोटल नोड n-1 3 अगर दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ से n निकल गया, 1 को इधर ले आओ तो n हो गया 4। अब यहाँ रेडियल नोड 1 दिया हुआ है, रेडियल नोड 1 मतलब n-l-1 इक्वल टू 1 दिया हुआ मेरे भाई। जरा सुनो यहाँ पे ध्यान से, हमें L निकालना है तभी तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। L यहाँ से मिलेगा कैसे, N का वैल्यू निकाल चुके हैं 4, तो 4 - l-1 इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। सो लिख रहा हूँ यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, 3 - l इक्वल टू 1, L को इधर ले जाओ इसको इधर लाओ, सो L इक्वल टू 2 मिल गया। और अगर L 2 मिल गया तो आंसर के करीब आ चुके हैं बिल्कुल। यहाँ लिखेंगे 2 × 2 + 1 और इंटू H/2π। अरे भैया ये 3 और ये इंटू 2 6 हुआ, √6 × H/2π, √6 × H/4π ये नहीं होगा, √6 × H/2π ये करेक्ट आंसर भी होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा होगा आपको ऐसे क्वेश्चन करके। ट्रिकी क्वेश्चन है सब, आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिवाइज करा देगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारा कुछ कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। और अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे बायोलॉजी का, जो है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स आर। प्लांट्स में नाइट्रोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है और किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, प्लांट्स में जो नाइट्रोजन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है वो जनरली अमाइड्स की फॉर्म में होता है। 2 मेन अमाइड्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसका नाम एक मैं आपको बताता हूँ, एक है एस्पैराजीन और दूसरा ग्लूटामीन।
ये दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स हैं जो प्लांट्स में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो प्लांट के नाइट्रोजन साइकिल में देखा जाता है, वो है लैग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स इनमें से कौन से प्लांट्स हैं जिनमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जो लैग हीमोग्लोबिन है, इसमें जो लैग वर्ड है बेसिकली वो लेग्यूम्स के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स जिन प्लांट्स में पाया जाता है वो जनरली लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। तो इन चारों में अगर आप देखेंगे जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट लेग्यूम फैमिली का मेंबर है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज द ग्राउंडनट। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल पे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो हम यहाँ से चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ये देखो सेम पोटेंशियल, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो विल बी। बेटा सबसे पहले अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, आपको पता होगा कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, राइट, ठीक है। अब अगर ऐसा कंडीशन आपके पास बनता है बच्चों, तो बोल रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो आपको याद होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब आप पढ़ रहे होंगे तो h अपॉन अंडर रूट लिखते हैं 2m और e के काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, बेटा कोई चार्ज लिख रहा हूँ q चार्ज का एक्सेलरेटेड पार्टिकल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस v होगा, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वो चार्ज इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो आप इस लैम्डा को मॉडिफाइड करेंगे h अपॉन अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी के जगह में वो चार्ज इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ दो कंडीशन है बेटा, अल्फा है और ये है कंडीशन, तो लैम्डा अल्फा के लिए अगर आप निकालेंगे तो h अपॉन अंडर रूट 2m, और देखो यहाँ पे कंडीशन m के जगह में 4mp लिख दो, क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर लाएंगे। बच्चों बोलता है कि देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो, अल्फा और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो, तो ये हो गया मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा मतलब 4 टाइम लिख रहा हूँ, मास ऑफ अल्फा का मतलब 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे लिख रहे हैं आप चार्ज सेम है, रहने दो चार्ज, और पोटेंशियल देखो बेटा, चार्ज देखोगे तो चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इधर दिख रहा है आपको पोटेंशियल यहाँ पर सेम है। ऐसे अगर प्रोटॉन के लिए निकालोगे बेटा तो h अपॉन अंडर रूट 2 और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इंटू पोटेंशियल। अरे भैया दोनों को डिवाइड करो ना यार, डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कंडीशन, क्या मिलेगा देखो, h तो उड़ जाएगा यहाँ से, ये mp गया, 2 गया, ये QP गया, V गया। सो यहाँ लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा P इक्वल टू क्या बचेगा देखो, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये फटाफट ऊपर लेके चलो, ये ऊपर लेके जाओगे तो 1 आ जाएगा, कंडीशन कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ नीचे 4 इंटू 2 8 दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, तो इसका रूट हो जाएगा और इसका रूट, तो ये तो 1 है, इसका रूट 2 हो गया, मतलब 1:2 रूट 2 दिखाई देगा, आंसर 3rd होगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ऐसे डी ब्रॉगली के, आपको ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी रहेगी। मैं आपको लगभग इस चैप्टर का हर टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को टच कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा चैप्टर एक फ्रेम में दिखाई दे। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताना, मैं जल्दी आपको सीरीज दूंगा जरूर। थोड़ी व्यस्तता चल रही है, क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको भी पता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बायोलॉजी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली बी द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ। अब देखिए जो क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या हम समझेंगे कि जो अगर किसी प्लांट में मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी का मतलब कि मैंगनीज की कंसंट्रेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, टॉक्सिक अमाउंट में है उसमें, तो क्या क्या सिम्टम यहाँ पे बन सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर प्लांट में मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है तो पहला असर उस पर क्या देखा जाएगा कि वो आयरन और मैग्नीशियम इसके अपटेक को रिड्यूस कर देगा, इसके संग कॉम्पिटिशन शो करता है। सिमिलरली अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है तो वो कैल्शियम के हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन को भी रिड्यूस कर देता है टू द शूट एपेक्स। मीन्स इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो शूट एपेक्स तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका असर आप देखिए कि प्लांट के अंदर आयरन की भी डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से आप देखते हैं कि टॉक्सिसिटी के ऊपर भी कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और जो मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको जरूर नोट करिए और सॉल्व करिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन लिथियम +2 आयन। बेटा अगर आपको एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है
तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा कंडीशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखते हो, ठीक है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लिखते हो, ये एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। लेकिन यहाँ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है बेटा तो यहाँ डेल्टा एन लेना होगा, चेंज इन ऑर्बिटल, और एच अपॉन 2 पाई। अब देखो इधर अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो कैसे निकलेगा, बाल्मर सीरीज है, आप याद करो बच्चों, ये है कंडीशन आपके पास लेमन सीरीज में, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, बार्मर में एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, सो एन हो गया सेकंड। अब लिख रहा है क्या कंडीशन कि थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बेटा ये हो जाएगा, देखो थर्ड से सेकंड ये फर्स्ट लाइन, फोर्थ से हो जाएगा सेकंड ये सेकंड लाइन, और ये थर्ड लाइन हो गया फिफ्थ से कहाँ तक सेकंड। तो अगर लिख रहा है थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज मतलब 5 से आ रहा है कहाँ तक 2 आ रहा है, ये समझना है। अगर 5 से 2 आ रहा है तो चेंज इन ऑर्बिट कितने का हुआ भैया, 5 माइनस 2 मतलब 3 हुआ। सो यहाँ डेल्टा एन की जगह में 3 रखेंगे, 3h अपॉन 2 पाई। सो आंसर हो जाएगा आपका 3h अपॉन 2 पाई सी। तो ये बात जरूर समझना बेटा, ट्रांजिशन का ध्यान रखिएगा, बाल्मर सीरीज में हमेशा एनी हायर ऑर्बिट टू कहाँ चलता है, सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 कर दो बेटा, तो 3 से 2 चला तो फर्स्ट लाइन हो गया, 4 से अगर 2 चला तो सेकेंड लाइन हो गया, अगर 5 से यहाँ 2 चला तो थर्ड लाइन हो गया। तो ये थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझ में आ गया कंडीशन। अब अगर ये आ गया कंडीशन तो 5 थर्ड लाइन बोल रहा है मतलब 5 से 2, तो चेंज इन ऑर्बिट 5 माइनस 2 3 हो गया बेटा। अब ये डेल्टा एन की जगह में यहाँ 3 पुट कर दिया, आंसर मिल गया हमें ये। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास आने की संभावना काफी अच्छी रहेगी इस साल। तो आप लोग जल्दी इसको लिखते चलिए और पूरे लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को देखो, एक भी क्वेश्चन आपका मिसिंग नहीं जाना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, विच प्रोसेस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। जनरली हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रोजन सॉइल में से रिड्यूस होता है। तो देखेंगे जनरली प्लांट सॉइल में से नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज NO3 नेगेटिव, ठीक है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है गैसियस नाइट्रोजन में, गैसियस नाइट्रोजन में, और गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में ये दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इससे होगा क्या कि डीनाइट्रिफिकेशन से जो नाइट्रेट सॉइल के अंदर जमा हुआ था वो अब गैसेस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया है, और इसकी वजह से सॉइल में दोबारा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन 3। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ वेव बाय अ बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन थर्ड ऑर्बिट इज। जरा समझो बेटा ध्यान से, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो ये कंडीशन आपके पास बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक लेमडा एक लेमडा एक लेमडा एक लेमडा एन टाइम्स लेमडा एन वेव बनेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब सरकमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा आएगा। तो एन जो है आपका एन इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन लेमडा आएगा, और एन इक्वल टू 2 पाई आर, और लेमडा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग याद करो एच अपॉन क्या लिखते हैं, एम वी मूविंग पार्टिकल के लिए, इसको ऊपर ले जाओ बेटा। सो एन इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच, और ये बनेगा एम वी आर, और याद करो कंडीशन एन इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच, और एम वी आर होता है एन एच अपॉन 2 पाई होता है बेटा। तो यहाँ से 2 पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एन क्या था, नंबर ऑफ वेव, सो नंबर ऑफ वेव इक्वल टू यहाँ एन बचा, और एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ऑर्बिट थर्ड दिया हुआ है, सो जितना ऑर्बिट होगा वही वेव होगा, मतलब आंसर थर्ड होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। तो लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बायोलॉजी की तरफ। तो अब हम चलते हैं बायोलॉजी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, राइजोबियम हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो जनरली लेग्यूम प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सॉइल में इसका मेन काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना प्लांट्स के लिए। हमारे पास जितने प्लांट्स दिए हुए हैं आप देखते हैं, गार्डन पी, अल्फा, स्वीट क्लोवर, ये सारे प्लांट लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि इन सभी प्लांट्स में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन 4 आप बोलेंगे इसका, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे ही आप देखेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स कैसा रहा आपका ये सेशन? अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है तो इसको जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।
और तब तक हमारा इंतजार करते रहिएगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना कर दें हम लोग। इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा एक कुछ भी कॉन्सेप्ट में, आप लोग जरूर लिख के भेजिए कि इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट में सर दिक्कत आती है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन उस महागठबंधन में उससे रिलेटेड जरूर डलेगा जब वो चैप्टर आएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और इसको शेयर कीजिएगा। जितना जल्दी हम लोग आप तक पहुँचेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग आप तक और आपके दोस्त तक पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी मेहनत करने के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा। तो हो जाइए तैयार, ऐसे ही महागठबंधन जारी रहेगा, क्योंकि कमर कस लिए होंगे आप लोग कि इसी साल नीट कंप्लीट करना है, क्रैक करना है नीट, आपको डॉक्टर बनना है किसी भी हालत में। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।